राजा तो कौन था कोटा का? उमेद सिंह। और दीवान कौन था? जालिम सिंह झाला। दीवान बड़ा पावरफुल आदमी था। जालिम सिंह झाला के पास पावर, बड़ी जोरदार पावर आदमी, और था भी अच्छा जोरदार आदमी। 17-18 वाली संधियां हुई थी, तो अपने राजाओं का मन टटोलने के लिए, बात करने के लिए, भाई क्या कर किया जा सकता, जेम्स टोड आया था। कौन आया था? तो टोड जब हुआ क्या था भाई, मैंने बताया था कि अंग्रेजों और राजस्थान की संधियों के पीछे कारण मराठे हैं। बताइए मैंने थोड़ी बात है कि मराठों के साथ में 3 लड़ाइयां हुई थी। पहली जब लड़ाई हुई थी, वो लड़ाई हुई थी आपकी 1775 टू 1782, वो पूरी साउथ इंडिया में हुई थी, तो अपने से उसका कोई लेना देना नहीं था। दूसरी लड़ाई हुई थी 1803 से 1806, तो उसमें एक लड़ाई कोटा में हुई। कहां पर भी? किस किस के बीच में? अंग्रेजों और मराठों। किसके बीच में? तो तब जालिम सिंह झाला दीवान था। उस टाइम भी जालिम सिंह झाला ही दीवान था। 1804 की बात है, 1804। तो अंग्रेजों ने जालिम सिंह झाला को कहा था कि यार हमारी मराठों से लड़ाई चल रही है। तो जालिम सिंह झाला ने अंग्रेजों की सहायता की। किसकी सहायता की? और अंग्रेजों के ऑफिसर को बचाया था, मॉनसन। क्या नाम था? कोटा का एक सेनापति उस युद्ध में लड़ता हुआ काम आया था, अमर सिंह नाम का एक सेनापति, जो लड़ते हुए मारा गया था, पर उन्होंने मॉनसन को बचा लिया था। तो अंग्रेज बड़े ग्रेटफुल थे, यूं आभारी थे, अरे यार कोटा वालों ने अपना एक सेनापति बचाया, कोटा वालों ने अपनी तरफ से क्या की, लड़ाई। जबकि कोटा के साथ अंग्रेजों की संधि नहीं थी। 2 ही संधि हुई, 3 में भरतपुर अलवर वाली, फिर संधियां ही नहीं हुई कोई। जब 17 में संधियां वापस शुरू करने लगे, तो जेम्स टोड को भेजा कि तू राजस्थान वालों को जाके पूछ तो सही तैयार है कि नहीं है, तब तो संधि करें। तो टोड ने पूछा कहां से शुरू करूं, राजस्थान तो लंबा चौड़ा है, कहां जाके बातचीत करूं? तो अंग्रेजों ने कहा था तू पहले कोटा वालों से मिल जाके। किसे मिल? उसने कहा वाई कोटा, कोटा है क्यों? क्या यार कोटा वालों ने जब बिना संधि की सहायता कर दी थी, तो संधि तो कर ही लेंगे। तो जेम्स टोड आके मिलता जालिम सिंह झाला से। जालिम सिंह झाला बूढ़ा आदमी था, 80 साल का, आंखों से दिखता नहीं था। तो शाम के टाइम जेम्स टोड आके मिला उससे। तो टोड ने आगे पूछा, भाई मैं अंग्रेजों द्वारा भेजा गया हूं, मेरा नाम कर्नल जेम्स टोड है, और हम ये जानना चाहते हैं कि क्या राजस्थान के राजा, या क्या आप कोटा के राजा, आप कोटा के प्रधानमंत्री, आप बताओ क्या कोटा अंग्रेजों के साथ संधि करने के लिए तैयार है? और थैंक यू, आपने वो 1804 में हमारी हेल्प की थी, हमारा एक सेनापति मॉनसन आपकी वजह से बचा था, उस बात के लिए भी थैंक यू बोलने आया हूं मैं आपको। और जालिम सिंह झाला ने कहा डन, हम आपके साथ संधि करने के लिए तैयार है, हम मराठों के खिलाफ आपकी सहायता करेंगे, आप मराठों के खिलाफ हमारी सहायता करो। तो टोड वापस पूछता कि इतना जल्दी यस कैसे? आदमी कहता सोच के जवाब दूंगा, कल आना, देखते हैं, बताते हैं, 4 बातें होती है, आप इतनी जल्दी कैसे हाँ भर गए? तो जालिम सिंह झाला जेम्स टोड को कहता है कि देख मेरे को आंखों से दिखता तो नहीं है आजकल, तो मुझे नहीं पता तू कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता है, पर तेरी आवाज का कॉन्फिडेंस ये बता रहा है कि आने वाले 10 सालों में अंग्रेज पूरे देश पर राज करेंगे। आने वाले 10 सालों में अंग्रेजों का पूरे भारत पर राज होगा। तो यार बढ़ती हुई शक्ति से दोस्ती करने में कोई बुराई नहीं है, राइजिंग पावर हो यार, तुमसे दोस्ती नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? टोड बड़ा प्रभावित हुआ जालिम सिंह झाला से। तो सबसे पहले 17 में संधि की हाँ कोई बढ़ता है तो कौन बढ़ता है? कोटा। हालांकि साइन करौली वालों के हुए, करौली वालों ने पहले साइन कर ली थी, कोटा वालों फिर क्या संधियों पे साइन वगैरह लंबा चौड़ी शर्तें वर्तें लिखते, पर सबसे पहले हाँ किसने बदली थी? कोटा। अब होता क्या है, कोटा ने हाँ बदली। अब कोटा ने हाँ बदली तो मान लो अंग्रेज जोधपुर के पास गए, तो अंग्रेजों ने कहा कोटा वाले जो तैयार है तुम कर ले, हो गया। जोधपुर ने कर ली, तो जयपुर वाला तो तैयार है तुम कर रहे हो, सबके साथ संधियां हो जाएगी। तो कोटा पाइनियर था इस मामले में, कोटा शुरुआत करने वाला था कि जिन्होंने संधियों की हाँ बदली थी। इसलिए जेम्स टोड जब वापस अंग्रेजों के पास गया, तो उसने कहा यार वो जालिम सिंह झाला बड़ा गजब आदमी, और वो अपना गजब सपोर्टर आदमी यार, और उस आदमी ने 1804 में अपनी तब सहायता कर दी थी जब उसके साथ संधि नहीं थी, और अब भी वो तैयार बैठा है यार आदमी। तो अंग्रेजों का बहुत अच्छी बात है। तो यार पर मैं चाहता हूं उस आदमी को थोड़ा एक्स्ट्रा दिया जाए, अंग्रेजों की तरफ से उसको क्या इनाम मिल सकता है? तो अंग्रेजों ने कहा कि तू देख ले तेरे हिसाब से क्या कर सकता है। उसने कहा ठीक है। अब कोटा ने संधि कब कर ली? संधि में सिंपल बात लिखी हुई है, कोटा का राजा अंदरूनी मामले देखेगा, अंग्रेज बाहरी मामले देखेंगे। बताओ क्या लिखा हुआ है? कोटा का राजा अंदरूनी मामले देखेगा, अंग्रेज बाहर, मतलब इंटरनल अफेयर तो किसके? राजा के, और एक्सटर्नल अफेयर किसके? अंग्रेजों। अब एक्सटर्नल अफेयर क्या होते हैं? लड़ाई झगड़ा। इसका मतलब लड़ाई झगड़ा तो कौन देखेंगे? अंग्रेज। वापस वो बात, सुरक्षा किसकी? अंग्रेजों की। उसके बदले में राजा क्या देगा? धन। यही है। अच्छा इंटरनल मामले क्या होते हैं? कितना टैक्स लगेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन अधिकारी बनेगा, ये सारे कैसे मामले हैं? इंटरनल। यही तो बात है। तो अब इसका मतलब है इंटरनल मामले कोटा में कौन देखेगा? उमेद सिंह। और एक्सटर्नल मामले कौन देखेंगे? अंग्रेज। अब किसको मंत्री बनाना, किसको मंत्री नहीं बनाना, ये जिम्मेदारी किसकी है? राजा की है। इसमें अंग्रेजों का कोई लेना देना नहीं। अब 2 महीने बाद फरवरी में जेम्स टोड वापस आया। दिसंबर में इन्होंने संधि कर ली थी, जेम्स टोड वापस कब आया?
फरवरी में। और उस संधि में 2 लाइनें और जुड़वाई। संधि में कितनी लाइन जुड़वाई? कि 2 लाइनें संधि में और जोड़ो। हाँ साहब क्या जोड़नी है बताओ? एक तो ये जोड़ो कि जालिम सिंह झाला का परिवार ही हमेशा कोटा में दीवान रहेगा। कोटा में दीवान इनके परिवार के अलावा कोई नहीं बन सकता। अभी कोटा का दीवान कौन है? जालिम सिंह झाला। ये मरेगा तो इसका बेटा, वो मरेगा तो उसका बेटा, वो मरेगा तो उसका बेटा। दीवान का पद और किसी के पास जाएगा? जबकि तो इंटरनल मामला है। इंटरनल मामले तो किसके पास होने चाहिए? राजा के। कौन दीवान बने कौन नहीं बने राजा तय करे। मैं राजा हूं, मैं चाहूं तो इनको प्रधानमंत्री बनाऊं और मैं चाहूं तो कल उनको प्रधानमंत्री बनाऊं, मेरी मर्जी है। पर अंग्रेजों ने लिखवाया। अच्छा उमेश सिंह तैयार हो गया, उमेश सिंह का डन, कोई बात नहीं है, जालिम सिंह झाला का परिवार समझदार है, यदि ये दीवान बनेगा तो। अरे का रुको जरा, अगली लाइन लिखो। अगली लाइन लिखवाएगी कोटा की सारी पावर राजा के पास नहीं रहेगी, दीवान के पास होगी। राजा सीट पे तो बैठा रहेगा लेकिन उसके पास पावर है, जैसे आज भारत में होता है कि राष्ट्रपति सीट पे तो है पर उसके पास पावर है। पावर सारी किसके पास? तो वैसे वैसे कोटा में कर दिया गया, राजा को राष्ट्रपति बना दिया और राजा से साइन करवा लिए। अब कोटा में एक तो है राजा, एक है दीवान। एक हिसाब से हेड ऑफ द स्टेट है राजा, पर उसके पास पावर है। दीवान के पास में हेड ऑफ द स्टेट नहीं लेकिन उसके पास पावर है। आप किसी भी राज्य में जब पावर बांट दोगे ना तो जनता का शोषण होगा, है ना। ऑर्डर एक जगह से मिलने चाहिए, ऑर्डर कभी भी 2 जगह से आने नहीं। तो एक तो कोटा की जनता इससे परेशान थी, यार हमारे ऐसे 2 टुकड़े कैसे कर दिए? ये क्या तरीका है कि हमारे यहाँ पे एक राजा की अलग कर दिया और दीवान को क्या कर दिया? अलग कर दिया। और ये किसने किया है? अंग्रेजों ने किया। तो उनमें अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा था, वो गुस्सा फूट गया। आई बात समझ में? अब वो 2 लाइनें और जुड़वाई थी, उसको बोलते हैं पूरक संधि। क्या बोलते हैं? फरवरी 1818 में की गई। कब की गई? अच्छा मैं पूरक, आपके नाम समझ नहीं आएगा, इंग्लिश में नाम ज्यादा अच्छा है इसका, सप्लीमेंट्री। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री ट्रीटी। क्या बोलते हैं? आप एग्जाम देने जाते हो, एग्जाम पेपर में 10 क्वेश्चन आए, एक आपको कॉपी मिलती है और कॉपी में 7 क्वेश्चन आए थे, मैं कॉपी तो भर गई, 3 क्वेश्चन बाकी पड़े, तो आप क्या कहते हो? मैम सप्लीमेंट्री एक कॉपी और मिलती है, तो कॉपी में कॉपी जोड़ दो तो क्या हो जाए? सप्लीमेंट्री कॉपी। तो संधि में संधि जोड़ दो तो सप्लीमेंट्री संधि। एक तो ये सवाल कि अंग्रेजों ने कौन सी रियासत के साथ में सप्लीमेंट्री संधि कर ली थी, कब की, और उस संधि में पावर किसको दे दी गई? दीवान को। किसको दे दी गई? दीवान। अब वो ये फिर राजा और दीवान में लड़ाई झगड़े होंगे, राजा और दीवान लड़ाई झगड़े होंगे तो जनता का ध्यान रखा नहीं जाएगा, जनता तो परेशानी होगी। पर जालिम सिंह झाला बड़ा इंटेलिजेंट आदमी था। जालिम सिंह झाला के पास पूरी पावर आ गई, सारा कोटा वो देखता है, लेकिन फिर भी वो राजा के सामने कभी चेयर पे भी नहीं बैठता था। राजा चेयर पे बैठा, जालिम सिंह झाला खड़ा रहता। राजा उसको कहा अरे सर चेयर ले जाओ। अरे नहीं साहब आपके सामने कैसे चेयर ले सकता हूं? और राजा मन ही मन सोचे यार मेरे पास है क्या, इस चेयर के अलावा क्या है? पर जालिम सिंह झाला लोगों के सामने ऐसे प्रिटेंड करता है एकदम कि नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो सब कुछ है वो किसके पास है? वो समझता था, वो एकदम रूट लेवल से आया था, वो सैनिक था। धीरे धीरे सेनापति बना, सेनापति बन के बाद पहले छोटे पद पे था, सेनापति बना, सेनापति बन के दीवान बना, दीवान बन के कोटा की पूरी पावर ले ली उसने अपने पास में। तो वो इन बातों को समझता था। कभी जनता के बीच में जाएगा तो पूरा यूं राजा का ध्यान, अरे साइड में जाओ राजा जी आ रहे हैं, राजा जी आ रहे हैं। इवन राजकुमारों तक को, कि राजा के बेटे हैं ना, उनके साथ भी कभी उसने मिसबिहेव नहीं किया। एक बार जालिम सिंह झाला के बेटे ने उमेद सिंह के बेटे के साथ मिसबिहेव कर लिया, कि दीवान के बेटे ने राजा के बेटे के साथ। जालिम सिंह झाला ने अपने बेटे को गिरफ्तार करके 3 साल जेल में रखा था। अच्छा राजा कहेगा यार कोई बात नहीं, बच्चे बच्चे हैं लड़ ले। उसने कहा नहीं साहब राजकुमार के साथ बदतमीजी नहीं किसी प्रकार की। और राजा सोचता है कि मेरे साथ जो हो रही है वो भाई पावर तो है नहीं मेरे पास, इससे बड़ी बदतमीजी और क्या होगी? पर जनता में क्या मैसेज जाएगा? साहब जालिम सिंह जी राजा का बड़ा ध्यान रखते हैं, तो जनता कम से कम जालिम सिंह के प्रति सिंपैथी रखे। जालिम सिंह की डेथ हो गई जल्दी। जालिम सिंह की डेथ हो गई तो जालिम सिंह का बेटा अगला दीवान बनता है, माधो सिंह झाला। कौन बनता है? अच्छा जालिम सिंह ने ये पद अपनी मेहनत से प्राप्त किया था, क्या माधो सिंह ने भी अपनी मेहनत से किया? तो बहुपति मिल गई, पहले पापा के पास था अब आपके पास आ गया, तो फिर वो उतनी बातें नहीं आ पाएगी जितनी थी। जालिम सिंह झाला राजा के सामने चेयर पे भी नहीं बैठता था, भले ही उसके पास पावर थी। अब माधो सिंह झाला ने कहा 2 चेयर लगाओ, एक राजा की एक ही मेरी, तो थोड़ी खटपट तो वहां हो गई। अब माधो सिंह झाला का बेटा, माधो सिंह झाला की डेथ हो गई, उसका बेटा दीवान बनता अगला मदन सिंह झाला। कौन था? मदन। क्या उसने मेहनत से प्राप्त किया? उसके तो बापू के पास भी थी, उसके पास दादाजी के पास थी, तो उसने तो कभी संघर्ष किया भी नहीं। उसने राजा कहा तुम खड़ा हो, अब मैं बैठूंगा, तेरे पास पावर ही नहीं। तो फिर कोटा में खटपट ज्यादा होने लग गई कि वहां राजा और दीवान के बीच में एकदम ही बननी बंद हो गई। इसलिए अंग्रेजों ने 1838 में झालाओं के लिए अलग से स्टेट बनाया, झालावाड़। कौन सा बनाया?
तो कोटा की जनता इससे भी नाराज हुई कि भाई पहले तो हमारे कोटा में आपने परेशान किया, आपकी वजह से कोटा में हुई, और फिर आपकी वजह से हमारे कोटा क्या कर दिया गया, तो जनता नाराज थी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, अफीम जानते हो? अफीम, अफीम होता है अफीम। भारत में दो जगह अफीम होती थी, एक तो बिहार और एक मालवा। कहां कहां पे? बिहार, बिहार, मालवा मतलब मध्य प्रदेश। अच्छा, मालवा में जब अफीम होती तो वो अपने साइड में होती ज्यादा, कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, अपने यहाँ बहुत अच्छी अफीम होती। तो भारत में दो जगह अफीम होती, कहां कहां? बिहार और मालवा। मालवा मतलब अपने वाले बेल्ट की। अब बिहार के अफीम तो अंग्रेज लेते, क्योंकि बिहार पे किसका राज था? अंग्रेजों का। अपने अफीम राजा लेते, क्योंकि अपने यहाँ किसका राज था? राजाओं का। अंग्रेजों ने चीन की गवर्नमेंट के साथ एक समझौता किया, किसके साथ? कि हमारी अफीम आप खरीदो। तो अंग्रेज बिहार के अफीम कहां बेचते? चीन। ये अपने वालों को पता चला, अपने चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, कोटा, झालावाड़ वालों को पता चला कि अफीम अंग्रेज कहां बेच रहे हैं आजकल। तो अंग्रेजों का लाइसेंस था कि हम ही बेच सकते हैं, हमारे अलावा दूसरा कोई भी अफीम यहां पर बेच नहीं सकता। अपने वालों ने इलीगल तरीके से चीन में अफीम बेचने शुरू कर दी। आप इस बात को सोच के देखो कि तस्करी से अफीम बेचते चित्तौड़ से चीन, कहां बेच रहे हैं? अच्छा, अपने वाले अफीम बड़ी शानदार थी, बिहार वाले अफीम अच्छी नहीं थी, अपने वाले अफीम ज्यादा अच्छी होती थी। इसलिए चीन वालों को लगता कि सस्ती भी मिल रही है, अच्छी भी मिल रही है, तो उन्होंने वो बिहार वाले लेनी बंद कर दी। तो अंग्रेजों का व्यापार बढ़ेगा कम होगा? अंग्रेजों का व्यापार कम हुआ, तो अंग्रेजों ने चीन वालों से पूछा, अरे भाई साहब आजकल माल मूल फूंकना बंद कर दिया गया, आजकल अफीम वफीम नहीं खाते क्या तुम लोग? उनका खाते हैं हम, तो सुबह सुबह उठते ही लेते हैं भाई साहब, क्या है उसमें? तो अंग्रेजों ने कहा हमारे तो बिकी नहीं रही, फिर किससे ले रहे हो? उनका तुम्हारी रद्दी माल आता है, असली माल ये है, देखो लेके देखो आप। और भाई साहब एक तिल्ली लेके थोड़ा सा लो, हो जो शरीर में तरंग रहती है भाई साहब, हमारी तो छोटी छोटी आंखें खुल जाती है पूरी की पूरी, ये अफीम लेने के बाद। तो अंग्रेजों ने ये कहां से लाए? तो ये चित्तौड़ से आती है, कोटा से आती है, झालावाड़ से आती है, प्रतापगढ़ से आती है। तो अंग्रेजों को पता चला कि अफीम इधर से आने लगी, तो अंग्रेजों ने अपने राजाओं के साथ समझौता किया, अफीम समझौता। कौन सा? और अपने राजाओं का अफीम के खेत हमें दे दो। कौन से खेत? अफीम के खेत। तो अपने राजाओं ने अफीम के खेत किसको दे दिए? अंग्रेजों ने पैसे दे दिए और इन्होंने अफीम के खेत दे दिए। अब जो अफीम के खेत अंग्रेजों के पास आए, तो अंग्रेजों ने कहा अफीम की खेती तो किसान करेंगे, पर वे ही किसान करेंगे जिनको हम लाइसेंस देंगे, जिनको हम, अब लाइसेंस सबको तो मिलने नहीं, पहले तो मान लो सबके, थोड़ी सी आप करते हो, थोड़ी सी आप करते हो, थोड़ी सी आप करते हो। अब अंग्रेजों ने खेत के बड़े बड़े एक लाइसेंस मेरे को दे दिया, एक इनको दे दिया, एक इनको दे दिया, एक इनको दे दिया, अब हम चार को ही मिले। आप बाकी तो मान लो क्लास में अपने 300 लोग बैठे हैं, तो 296 तो बेरोजगार हो गए। तो आप 296 को लगता है कि यार हमारी अफीम की खेती किसकी वजह से बंद हो गई? क्योंकि अंग्रेजों ने क्या शुरू कर दिए, आज दिन तक लाइसेंस है, आज दिन तक अफीम की खेती बिना लाइसेंस के, तो ये अंग्रेजों को शुरू किए हुए थे। अंग्रेजों की अफीम नीति के कारण किसान जो थे वो क्या चल रहे थे? नाराज चल रहे थे।